हेलो। नमस्कार साथियों, मैं दीपू। एग्जाम एजुकेशन में आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे और ब्लड में हमने देखा था कि किस प्रकार डब्ल्यूबीसी की जांच करते हैं, किस प्रकार आरबीसी की जांच करते हैं और किस प्रकार प्लेटलेट की जांच करते हैं और कितनी कितनी संख्या में होती है। उसके बाद में हमने ग्रुप निकालना देखा था कि किस प्रकार ब्लड ग्रुप का पता लगाते हैं। और उसी कड़ी में आज हम देखेंगे कि ब्लड का क्लॉट कैसे बनता है, रक्त का थक्का कैसे बनता है। तो रक्त का थक्का बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्या? कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। यह प्रोसेस है वो लगभग 4 मिनट में बनती है। कितने मिनट में? 4 मिनट में बनती है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर चोट लगती है तो चोट लगने के 4 मिनट के पश्चात क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। यानी जहां पे चोट लगती है, चोट लगने के बाद यानी हम उसको कुछ समय तक क्या करते हैं? दबाकर रखते हैं। क्या? कुछ समय तक दबाकर रखते हैं। दबाने के पश्चात यानी 4-5 मिनट पश्चात वहां पे क्या बन जाता है? क्लोट बन जाता है। रक्त का थक्का यानी पपड़ी सी जम जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। क्या? ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। यह 4 मिनट के अंदर बनता है। यानी इसको ऐसा माना जाता है कि 4 मिनट के अंदर क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग होता है। तो यानी शरीर के किसी भाग पर चोट लगने के पश्चात यानी ब्लड का जमना क्या कहलाता है? ब्लड क्लोटिंग, रक्त थक्का। अब आप कहोगे ये थक्का किस प्रकार बनता है, यानी ये थक्का है वो किस प्रकार बनता है? तो इस थक्का बनने की 4 प्रोसेस होती है, यानी 4 तरीके से ब्लड क्लोटिंग बनती है। कितने तरीके से? 4 तरीके से ब्लड क्लोटिंग बनती है, जिसमें आपने पढ़ा था कि एक आरबीसी सॉरी डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या होती है? थ्रोम्बोसाइट होती है। थ्रोम्बोसाइट होती है, उसमें क्या होता है? यानी प्लेटलेट। आपने देखा था एक डब्ल्यूबीसी, एक आरबीसी और एक प्लेटलेट। प्लेटलेट, ये 3 चीजें देखी थी। उसमें प्लेटलेट और प्लेटलेट में क्या था? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट ये आपने देखा था। अब थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? थ्रोम्बोसाइट नंबर 1 प्रोसेस, थ्रोम्बोसाइट किसके संपर्क में आता है? थ्रोम्बोसाइट जिसको प्लेटलेट बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। यानी वायुमंडल के अंदर क्या है? ऑक्सीजन। मान लीजिए हमारे चोट लगी, चोट लगने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो थ्रोम्बोसाइट है, प्लेटलेट के अंदर थ्रोम्बोसाइट किसके संपर्क में आता है? वायु के संपर्क में आता है। क्या? वायु के संपर्क में आता है। और जैसे ही वायु के संपर्क में आया तो क्या बना दिया? थ्रोम्बोप्लास्टिन बना दिया। क्या बना दिया? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये बन गया। तो नंबर 1 प्रोसेस, यानी जब चोट लगती है, चोट लगने के बाद हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट में थ्रोम्बोसाइट होती है। थ्रोम्बोसाइट किसके संपर्क में आती है? वायु के संपर्क में आती है। और वायु के संपर्क में आने के पश्चात क्या बनाती है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाती है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके संपर्क में आता है? फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम होता है। क्या? हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम होता है। वैसे रक्त का थक्का बनाने का काम मुख्यतः कौन सी विटामिन का होता है? के। लेकिन अगर आपको डीपली क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर एक कदम आगे बढ़कर पूछता है तो इन प्रोसेस में से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके संपर्क में आता है? कैल्शियम के संपर्क में आता है। किसके संपर्क में? कैल्शियम के संपर्क में आता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके संपर्क में आता है? कैल्शियम। और साथ में किसके? प्रोथ्रोम्बिन किसके संपर्क में आता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के संपर्क में आता है और प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आता है। तो क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाता है। अब जैसे ही यह थ्रोम्बिन बनता है, दूसरी प्रोसेस के अंदर क्या बनता है? थ्रोम्बिन बनता है। और थ्रोम्बिन कैसे बनता है? यानी यह थ्रोम्बोप्लास्टिन इधर आता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके संपर्क में? कैल्शियम के संपर्क में। और कैल्शियम किसके संपर्क में आता है? प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आता है। क्या बनाता है? थ्रोम्बिन। अब फिर थ्रोम्बिन है वो किसके संपर्क में आता है? थ्रोम्बिन आता है फाइब्रिनोजन के संपर्क में। तो थ्रोम्बिन नंबर 3 प्रोसेस, थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन
नोजन के संपर्क में, किसके संपर्क में आता है? फाइब्रिनोजन के संपर्क में आता है। फिर क्या बनाता है? यह फाइब्रिन बनाता है। क्या बनाता है? फाइब्रिन बनाता है। कौन? थ्रोम्बिन किसके संपर्क में आता है? फाइब्रिनोजन के। और फाइब्रिनोजन क्या बनाता है? फाइब्रिन बनाता है। और यह फाइब्रिन फिर क्या बनाती है? यह फाइब्रिन किसके संपर्क में आती है? यह फाइब्रिन WBC यानी जालिका, प्लेटलेट जिसे रक्ताणु बोलते हैं, यह WBC के संपर्क में भी आती है, RBC के संपर्क में भी आती है। और प्लेटलेट तो होता ही है, वो थ्रोम्बोसाइट वाला प्लेटलेट। यानी फिर क्या बनाता है? रुधिर का थक्का बनता है। रुधिर का थक्का बनता है, यानी ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। तो 4 प्रोसेस हैं। 4 में सबसे पहले थ्रोम्बोसाइट किसके संपर्क में आता है? ऑक्सीजन के। जैसे ही चोट लगती है, थ्रोम्बोसाइट ऑक्सीजन के संपर्क में आकर क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके संपर्क में आता है? कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आकर क्या बनाता है? थ्रोम्बिन बनाता है। फिर थ्रोम्बिन किसके संपर्क में आता है? फाइब्रिनोजन के संपर्क में आता है और किसका निर्माण करता है? फाइब्रिन का निर्माण करता है। किसका? फाइब्रिन का निर्माण करता है। फिर फाइब्रिन किसके संपर्क में आता है? WBC, RBC और प्लेटलेट के संपर्क में आता है। और फिर क्या बनाता है? रक्त का थक्का बनाता है। यानी फाइब्रिन यह जाली जैसी संरचना बन जाती है। क्या? जाली जैसी संरचना बन जाती है। और वो जाली यानी जब आपने घरों के अंदर जो नालियां बनी हो देखी होगी, वहां पे एक जाल सा लगा होता है। और जाल के अंदर जैसे ही कूड़ा कचरा आता है तो वो जाल को क्या करता है? यानी जाल उसको रोक लेता है और नीचे से छनकर वो पानी कहाँ जाता है? उस नाली के अंदर बहता है। उसी प्रकार यानी फाइब्रिन इसमें एक जाली सी लगी होती है, जाली सी बन जाती है। तो नीचे से ब्लड क्या होता है? सप्लाई होता है। ऊपर जो क्लोट बना है उसको क्या करता है? रोके रखता है। और वो क्लोट 2-4 दिन बाद यानी आप जिसको बोलते हो पपड़ी बनकर क्या हो जाता है? उतर जाता है। तो यह ब्लड क्लोटिंग और वैसे विटामिन K से बनता है रक्त का थक्का। तो 4 प्रोसेस हैं जिसमें थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन, यह 4 प्रोसेस से क्या बनता है? रक्त का थक्का बनता है। अब अपन बात करते हैं बॉडी के अंदर ब्लड कैसे सप्लाई होता है। क्या? बॉडी के अंदर ब्लड कैसे सप्लाई होता है? तो बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से देखेंगे। ये क्या है? हार्ट। यानी इस प्रकार ये रियल में हार्ट नहीं है, यह अपने परंपरा में जो यूज किया जाता है यह हार्ट है। यानी इस तरह तीर निकालते हैं, लेकिन हार्ट में तीर वीर कुछ नहीं चलते। क्या? हार्ट में ऐसे तीर वीर कुछ नहीं चलते। हार्ट में सिर्फ क्या होता है? ब्लड पंप होता है। तो यह हार्ट है। क्या है? यानी नॉर्मली जिस तरीके से अपन बनाने के काम में लेते हैं उसी हार्ट का चित्र बना लेते हैं। तो ये क्या है? हृदय, हार्ट। और हार्ट से क्या जाता है? रक्त, शुद्ध होकर। और यह सिर्फ पंप करता है। अब शुद्ध रक्त यह जैसे ही पंपिंग करता है तो महाधमनी में जाता है। कहाँ? महाधमनी के अंदर जाता है। और महाधमनी से फिर कहाँ जाता है? धमनी में जाता है। और धमनी से फिर कहाँ जाता है? छोटी धमनी में जाता है। छोटी धमनी में। और छोटी धमनी से फिर कहाँ जाता है? यानी यहाँ पे क्या होती है? वेसल्स, रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त कणिकाएं होती हैं। इन रक्त कणिकाओं से यानी यहाँ पे शुद्ध रुधिर भी होता है और अशुद्ध रुधिर भी होता है। शुद्ध और अशुद्ध यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड, दोनों ब्लड होते हैं। फिर यहाँ से क्या निकलती है? यहाँ से निकलती है सीरा, जिसको बोलते हैं यानी सबसे पहले छोटी सीरा, छोटी सीरा। यहाँ से ब्लड अशुद्ध, छोटी सीरा, फिर छोटी सीरा से सीरा, और सीरा से फिर महासीरा। कहाँ? महासीरा। और महासीरा से फिर कहाँ? हार्ट के अंदर।
हमारी बॉडी के अंदर ब्लड कैसे सप्लाई होता है? पहले हार्ट से कहाँ जाता है? महाधमनी में, और महाधमनी से फिर धमनी के अंदर, और धमनी से फिर छोटी धमनी के अंदर, और फिर ब्लड कैपिलरी होती है, रक्त कणिकाएं होती हैं, वहां जाता है, और वहां पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का रक्त मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी रक्त कणिकाएं हैं, ऐसी कौन सी कणिकाएं हैं जहां पर शुद्ध और अशुद्ध यानी प्योर और इम्प्योर ब्लड मिलता है? तो कौन सी है रक्त कणिकाएं? कौन सी? जिसको कैपिलरी बोलते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है? शुद्ध और अशुद्ध रुधिर। उसके बाद में अशुद्ध रुधिर कहाँ बहता है? शिराओं के अंदर, यानी जो ये बिल्कुल नीली नीली जो वेन दिखाई दे रही है, यहाँ पे कौन सा ब्लड बहता है? अशुद्ध इम्प्योर ब्लड बहता है। और इन वेनों के द्वारा ही ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट के अंदर। कहाँ जाता है? हार्ट में। फिर हार्ट की प्रोसेस देखेंगे, यानी आप पहले यही ध्यान में रखोगे, यानी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई कैसे होती है? हार्ट से महाधमनी, महाधमनी से फिर धमनी, और धमनी से फिर छोटी धमनी, और फिर कोशिका यानी कैपिलरी के अंदर, फिर छोटी सिरा, और छोटी सिरा से फिर सिरा, सिरा से महासिरा, और फिर हार्ट। यानी इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। तो बॉडी के अंदर यानी ब्लड की सप्लाई इस प्रकार होती है। अब अपन बात करते हैं हार्ट की। हार्ट, और हार्ट के अंदर ब्लड कैसे कार्य करता है? तो सबसे पहले हार्ट का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसको कार्डियोलॉजी बोलते हैं। क्या? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हार्ट का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी बोलते हैं। और वैसे यानी सबसे पहले इनकी ब्रांच कौन सी? रक्त परिसंचरण, जिसको किसके द्वारा बताया गया? सबसे पहले विलियम हार्वे के द्वारा। विलियम हार्वे के द्वारा सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा की थी? विलियम हार्वे के द्वारा। अब इसके अंदर सबसे पहले समझोगे कि धमनी क्या होती है, शिरा क्या होती है। तो यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धमनी और शिराओं का क्या काम है, तो उससे पहले यानी आप क्या समझोगे? एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। धमनी होती है, शिरा होती है। अब ये धमनी होती है वो क्या होती है? आकार में बड़ी होती है, चौड़ी होती है। क्या? धमनी। धमनी आकार में क्या होती है? बड़ी होती है, चौड़ी होती है। और शिरा क्या होती है? बिल्कुल बारीक होती है। क्या होती है? बारीक होती है। क्या? शिरा। अब इसका काम, धमनी का काम क्या होता है? धमनी का काम होता है यानी हार्ट से ब्लड सप्लाई करती है बॉडी के अंदर। क्या? हार्ट से ब्लड सप्लाई करती है पूरी बॉडी के अंदर। यानी यह मान लीजिए हार्ट है, और हार्ट से पूरी ब्लड की सप्लाई बॉडी के अंदर किसके द्वारा की जाती है? तो इस धमनी के द्वारा ही की जाती है। किसके द्वारा? धमनी के द्वारा की जाती है। और धमनी बिल्कुल क्या होती है? गहराई में होती है। क्या? धमनी बिल्कुल क्या होती है? गहराई में होती है। यानी ये जो आपको छोटी छोटी वेन दिखाई दे रही है ब्लू कलर की, उसको बोलते हैं वेन। क्या बोलते हैं? वेन। यह लेवल में कहाँ होती है? ऊपरी स्तर पे होती है। क्या? बिल्कुल ऊपरी स्तर पर होती है। और वेन के अंदर क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। क्या? वाल्व होते हैं। लेकिन धमनी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई वाल्व नहीं होता। क्या? धमनी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई वाल्व नहीं होता। तो सबसे पहले यानी धमनी का काम क्या है? धमनी क्या करती है? यानी हार्ट से ब्लड को कहाँ पहुंचाती है? बॉडी के विभिन्न पार्टों में ब्लड पहुंचाने का काम किसका होता है? धमनी का। शिरा क्या करती है? शिरा यानी बॉडी से ब्लड कहाँ सप्लाई करती है? हार्ट के अंदर। तो यानी इनके महत्वपूर्ण डिफरेंस, धमनी क्या करती है? हार्ट से ब्लड को सप्लाई करती है बॉडी के विभिन्न पार्टों में। लेकिन शिरा क्या करती है? शिरा इसके बिल्कुल अपोजिट, यानी बॉडी के विभिन्न जो पार्ट हैं वहां से ब्लड कहाँ भेजती है? हार्ट के अंदर भेजती है। कहाँ भेजती है? हार्ट के अंदर। और धमनी के अंदर क्या होते हैं? धमनी के अंदर वाल्व नहीं होते, लेकिन शिरा के अंदर क्या होते हैं? वाल्व होते हैं। अब धमनी क्या होती है? मोटी होती है। और वैसे भी यानी इसके अंदर शुद्ध रुधिर बहता है। क्या? शुद्ध रुधिर बहता है धमनी के अंदर। और धमनी में शुद्ध रुधिर बहेगा, इसका मतलब यानी ब्लड का रंग कैसा होगा? लाल। लाल। और शिरा के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। और अशुद्ध रुधिर के अंदर क्या किसकी मिलावट होती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिलावट होती है। इसलिए इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। क्या? इसके अंदर जो बहने वाला रक्त है इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। किसके अंदर? शिरा के अंदर। अब अपन बात करते हैं धमनी के अंदर शुद्ध रुधिर बहता है।
लेकिन शिरा के अंदर क्या बहता है? अशुद्ध रुधिर बहता है। क्या? अशुद्ध रुधिर बहता है। अब एक होती है फुसफुसीय धमनी, और फुसफुसीय धमनी, फुसफुसीय धमनी इसमें क्या बहता है? इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ऐसा अशुद्ध रक्त बहता है। अब आप कहोगे अभी तो आप बता रहे थे धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है, और अभी आप बता रहे हो कि इसके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। तो अब हम देखते हैं कि हार्ट किस प्रकार कार्य करता है, उसी में हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार इसके अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट। हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। 2 अलिंद होता है, 2 नीले होता है। क्या? 2 अलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। अब अपन बात करते हैं कि यह जो भाग है इसको बोलते हैं दाहिना भाग। दाहिना भाग, राइट, और इसको बोलेंगे लेफ्ट, बायां भाग। अब 4 चैम्बर, जिसमें ऊपर वाले चैम्बर होते हैं इनको क्या बोलते हैं? आलिंद, आलिंद। और जो नीचे वाले चैम्बर हैं उसको क्या बोलते हैं? नीले। 2 ही आलिंद होते हैं, 2 ही नीले होते हैं। आ से ऊपर, ऊपर यानी आलिंद। कैसे याद रखोगे? आ यानी ऊपर, ऊपर होते हैं आलिंद और नीचे होते हैं नीले। क्या होते हैं? नीले। आपको पूछे हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। अब अपन बात करते हैं यानी किस प्रकार ब्लड आता है। तो सबसे पहले ब्लड आएगा कहाँ से? बॉडी के विभिन्न पार्टों से ब्लड आता है वेन के थ्रू। और कहाँ आता है? सबसे पहले दाहिने भाग में आता है। कहाँ? दाहिने भाग में आता है। और दाहिने भाग को क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम यानी दाएं आलिंद। क्या बोलते हैं? दाएं आलिंद। यहाँ से ब्लड आएगा, और ब्लड यहाँ से आता हुआ कहाँ आएगा? यानी यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है। क्या? यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है, यानी इस प्रकार वाल्व होते हैं। और इन वाल्वों को क्या बोलते हैं? जो दाएं आलिंद में जो वाल्व होते हैं इसको बोलते हैं ट्राइस्पिड। क्या बोलते हैं? ट्राइस्पिड वाल्व। त्रिकपाट। अब यहां से ब्लड आता है, यानी जैसे ही ब्लड आएगा तो यहाँ पे जो ये कपाट है ये क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। क्या? ये कपाट है वो खुल जाते हैं, और ब्लड कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल इसका मतलब यानी दाएं नीले में, यहां से ब्लड आया दाएं नीले में, और दाएं नीले से फिर कहाँ जाएगा ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी में, फुसफुसिए धमनी के अंदर आता है। अब यहां से ये ब्लड जाता है कहाँ? यानी यहाँ पे एक कपाट लगा होता है। क्या? यहाँ पे एक कपाट लगा होता है जिसको पल्मोनरी कपाट बोलते हैं। पल्मोनरी वाल्व बोल दो, पल्मोनरी कपाट बोल दो, फुसफुसिए कपाट बोल दो। यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा? यहाँ से ब्लड जाएगा फेफड़ों के अंदर। कहाँ? फेफड़ों में जाता है। तो सबसे पहले ब्लड आया, बॉडी से ब्लड कहाँ आता है? दाएं आलिंद में, और दाएं आलिंद से यानी त्रिवलनी कपाट के द्वारा कहाँ आता है? दाएं नीले के अंदर आता है। और दाएं नीले से फिर ब्लड किसके यानी कौन से वाल्व से? पल्मोनरी वाल्व से कहाँ जाता है? फेफड़ों के अंदर जाता है।
और फेफड़ों से ब्लड क्या होता है, शुद्ध होता है। अब शुद्ध का मतलब यानी पहले कैसा ब्लड था, ऑक्सीजन रहित ब्लड था, और इसके अंदर क्या मिला दिया गया, फेफड़ों के द्वारा O2 यानी ऑक्सीजन मिला दी गई, तो ब्लड क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब यानी ब्लड जब अशुद्ध होता है तो उसका रंग कैसा होता है, नीला होता है। क्या नीला होता है, तो इसको कैसे रंग से शो कर दिया, नीले रंग से। तो नीले रंग से ब्लड आया, यानी जो जहां पे ये नीला नीला दिखाई दे रहा है यानी इसका मतलब अशुद्ध ब्लड है। अब आपको एक अनुमान तो लग गया होगा, अशुद्ध रुधिर हृदय के कौन से भाग में होता है, अशुद्ध रुधिर हृदय के दाएं भाग में होता है। कहाँ, हृदय के दाएं भाग में होता है। फिर फेफड़ों से शुद्ध होकर वापस यानी किससे आता है, पल्मोनरी वेन से यानी फुसफुसीय शिरा से। अब फुसफुसीय शिरा में वैसे शिराओं के अंदर कौन सा ब्लड बहता है, अशुद्ध ब्लड बहता है, लेकिन पुलमोनरी वेन यानी फुसफुसीय जो शिराएं होती हैं उसके अंदर क्या होता है, शुद्ध ब्लड होता है। क्या, शुद्ध रक्त होता है। और यह रक्त कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम का मतलब यानी बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से यानी यहाँ पे एक कपाट लगा होता है जिसको क्या बोलते हैं, मेट्रियल वाल्व, यानी यहाँ से ब्लड फिर कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रियल में। और लेफ्ट वेंट्रियल का मतलब बाएं नीले, बाएं नीले के अंदर। और बाएं नीले से ब्लड फिर किसके कौन से कपाट द्वारा, ओर्टरी वाल्व द्वारा कहा जाता है, ओर्टरी वाल्व द्वारा किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। और यहां से होता हुआ कहाँ जाएगा, बॉडी के अन्य पार्ट में जाएगा। तो सबसे पहले यानी सिंपल सी भाषा में ब्लड आएगा, ये ब्लड है तो ब्लड पहले कहाँ आएगा, दाहिने भाग में। और दाहिने भाग से यानी त्रिवलनी कपाट द्वारा नीले में जाएगा। और नीले के बाद कहाँ जाएगा, फुसफुसीय शिरा द्वारा कहाँ जाता है, फेफड़ों के अंदर जाता है। और फेफड़ों में शुद्ध होकर फिर कहाँ जाता है, वापिस फुसफुसीय शिराओं के द्वारा किस में आता है, बाएं आलिंद में आता है। और बाएं आलिंद से यानी द्विबलनी कपाट जिसको मिट्री वाल्व बोलते हैं, वहां से कहाँ जाता है, वहां से जाता है दाएं नीले के अंदर। और दाएं नीले से फिर कहाँ जाता है, फुसफुसीय धमनी में। और फुसफुसीय धमनी से ब्लड कहाँ बहता है, यानी बॉडी के पूरे पार्ट में बहता है। तो आप सबसे पहले यानी ब्लड आएगा, ब्लड बॉडी से किसके द्वारा, वेन के द्वारा आएगा जिसको वेना कावा बोलते हैं। क्या, वेना कावा बोलते हैं। दाहिने भाग में आता है, दाहिने भाग में सबसे पहले कौन से चैम्बर में आएगा, आलिंद में। और वो भी कौन से आलिंद में, दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद में कौन से वाल्व के द्वारा, यानी ट्राइस्पिड वाल्व होते हैं जो क्या होते हैं, यानी जैसे ही ब्लड आता है वो कौन सी स्पीड में आता है, 80 की स्पीड में आता है। कैसी स्पीड में आता है, 80 की स्पीड में आता है। और जैसे ही ये वाल्व खुलते हैं, त्रिवलनी कपाट जिसको बोलते हैं, इन कपाटों के द्वारा यानी ये कपाट हैं वो अंदर तो आने देते हैं लेकिन वापस बाहर नहीं जाने देते। यानी जैसे ही ब्लड आएगा तो एक बार तो ओपन हो जाएगा, जैसे ही ओपन हो जाएगा उसके जस्ट बाद क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अब बंद हो गए यानी ब्लड आ गया किसमें, राइट वेंट्रिकल में। कहा, दाएं नीले के अंदर। और दाएं नीले से कहा जाते हैं फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। और वहां से कहा जाते हैं फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों से शुद्ध होकर रक्त कहाँ आता है, फिर पल्मोनरी वेन से वापस कहाँ आएगा, दाएं नीले के दाएं आलिंद के अंदर। और दाएं आलिंद से फिर कौन से कपाट द्वारा, माइट्रियल वाल्व के द्वारा कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं नीले के अंदर। और बाएं नीले से फिर वापस कहाँ जाता है, वापस ब्लड कहाँ जाएगा, बॉडी के विभिन्न पार्टों में। तो शुद्ध रुधिर धमनियों के द्वारा बहता है। और अशुद्ध रुधिर किसके द्वारा बहता है, शिरा के द्वारा बहता है। तो यानी सबसे पहले ब्लड आया राइट एट्रियम में वेना कावा के द्वारा। और राइट एट्रियम से कहाँ आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से फिर कहाँ गया, फेफड़ों के अंदर। और फेफड़ों से जैसे ही शुद्ध ब्लड है वो कहाँ आता है, वापस पल्मोनरी वेन के द्वारा यानी लेफ्ट एट्रियम में आता है। और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो 4 चैम्बर, 2 यानी दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां नीले और बाएं नीले, यानी 4 चैम्बर होते हैं। तो सबसे पहले
कौन से भाग के अंदर? दाहिने भाग में, दाहिने आलिंद के अंदर, और फिर दाहिने नीले में, फिर दाहिने नीले से फुसफुसीय धमनी के द्वारा कहाँ जाता है? फेफड़ों के अंदर, और फेफड़ों से फिर फुसफुसीय शिरा के द्वारा वापस कहाँ आता है? बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से बाएं नीले के अंदर आता है। फिर बाएं आलिंद में कितने कपाट होते हैं? 2 कपाट होते हैं, जिसको ओट्रिक वाल्व बोलते हैं, मैट्रिक वाल्व बोलते हैं। आता है उसको कौन सा वाल्व बोलेंगे? मैट्रिकल वाल्व। यानी ब्लड आएगा कहाँ से? फेफड़ों से। किसके द्वारा? पुलमोनरी वेन के द्वारा जैसे ब्लड आता है, तो कौन से वाल्व से आता है? मैट्रियल वाल्व से आता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी शुद्ध रुधिर जब हृदय के बाएं आलिंद में आता है तो कौन से वाल्व से आता है? तो माइट्रियल वाल्व से आता है। लेकिन वापस जब जाएगा तो कौन से वाल्व से जाएगा? ऑट्रिक वाल्व से जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना। तो वाल्व कितने हो गए? यानी 2 वाल्व यहाँ होते हैं और 2 वाल्व यहाँ होते हैं। 2 कपाट यहाँ और 2 कपाट यहाँ। टोटल कपाट कितने हैं हार्ट के अंदर? 4 कपाट है। कितने हैं? 4 कपाट हैं। और वैसे भाग पूछे तो हार्ट के कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं, जिसमें 2 आलिंद हैं, 2 नीले हैं। और कपाट पूछे तो 4 कपाट, जिसमें यानी राइट के अंदर कौन सा है? पुलमोनरी वाल्व होता है, ट्राइकोस्पिड वाल्व होता है। ये 2 वाल्व कौन से भाग में? राइट वेंट्रिकल में होता है। और यहाँ पे कौन सा? माइट्रियल वाल्व और आर्टरिक वाल्व, ये कौन से भाग में होते हैं? लेफ्ट भाग के अंदर होते हैं। तो 2-2 वाल्व, यानी 2 इधर वाले दाएं वाले में और 2 बाएं वाले के अंदर। तो कितने टोटल वाल्व हो गए? 4 वाल्व हो गए। और चैम्बर पूछे तो कितने हैं? 4 चैम्बर। अब अपन देखते हैं हृदय की परत। तो हृदय यानी जो बायां भाग होता है वो क्या होता है? यानी बाएं भाग की परत होती है वो बिल्कुल मोटी होती है। यानी इस तरफ देखोगे तो एक तरफ हार्ट है वो झुका हुआ दिखाई देगा। क्या? हार्ट बिल्कुल एक तरफ झुका हुआ दिखाई देगा। और वो कौन सी तरफ झुका हुआ दिखाई देगा? बाईं तरफ झुका हुआ दिखाई देगा। अब बाईं तरफ झुका हुआ दिखाई देगा। अब बाईं तरफ झुका हुआ दिखाई देगा तो आपके ऐसे दिमाग में आएगा कि बाईं तरफ ही हार्ट क्यों झुका हुआ होता है? तो ब्लड आता है वो 80 की स्पीड से आता है। क्या? यानी वेन के द्वारा कितनी स्पीड से आता है? 80 की स्पीड से। लेकिन जाता कितना है? 120 की स्पीड से। कितनी? 120 की स्पीड से। अब आएगा 80 की स्पीड से। तो 80 की स्पीड से आता है कौन से भाग के अंदर? दाहिने भाग में। तो 80 की स्पीड से आएगा तो 120, यानी इसकी तुलना में इसकी स्पीड क्या है? कम है। और कम है इसलिए यहाँ पे दबाव है वो क्या पड़ता है? कम पड़ता है। क्या? दबाव है वो कम पड़ता है, बजाय किसके? बाएं भाग के बजाय। कौन से भाग के बजाय? बाएं भाग के बजाय। तो यानी यह झुका होता है। 3 परतें होती हैं, उसमें बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियक। पेरिकार्डियक। और आंतरिक जो परत होती है उसको इंटरकार्डियक। और जो बीच की है जो दिखाई दे रही है इस परत को क्या कहते हैं? मायोकार्डियक। मायोकार्डियक। तो बाहरी परत पेरिकार्डियक, आंतरिक परत इंटरकार्डियक, और जो बीच वाली ये दिखाई दे रही है पिंक कलर की, इसको क्या बोलते हैं? मायोकार्डियक। तो परत यानी हार्ट है वो 3 परतों से मिलकर बना होता है, पेरिकार्डियक, इंटरकार्डियक और मायोकार्डियक। तो परत पूछे तो कितनी? 3। कौन कौन सी? पेरिकार्डियक, इंटरकार्डियक और मायोकार्डियक। अब अपन बात करते हैं कि इनको अलग करने वाली, यानी जो 4 चैम्बर होते हैं उनको अलग किसके द्वारा किया जाता है? तो अलग, यानी ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम कार्डियक। सेप्टम कार्डियक। अलग करने वाली परत को क्या कहते हैं? सेप्टम कार्डियक। और वैसे 3 परतें होती हैं। अब अपन बात करते हैं कि जब हार्ट के अंदर बाईपास सर्जरी की जाती है तो कैसे की जाती है? क्या? हार्ट के अंदर बाईपास सर्जरी की जाती है तो किस प्रकार की जाती है? तो यानी हार्ट के अंदर मुख्यतः 2 जांचें होती है। क्या?
हार्ट के अंदर मुख्यतः 2 प्रकार की जांचें होती हैं, जिसमें ईसीजी है वो एक महत्वपूर्ण है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इस प्रकार यानी बॉडी के अंदर विद्युत के क्या दिए जाते हैं, इस प्रकार चिप है वो लगाई जाती है। इस प्रकार पूरी बॉडी के अंदर क्या लगाई जाती है, चिप लगाई जाती है। अब चिप के द्वारा यानी इसमें इस प्रकार की, ये देखो ये आपको दिखाई दे रही है, यानी इस प्रकार की अगर लाइन आ रही है ऊपर नीचे, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब व्यक्ति की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, हार्ट काम करना क्या कर चुका है, बंद हो कर चुका है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब मृत्यु। अगर इस प्रकार उतार चढ़ाव है, इसका मतलब आपका हार्ट काम कर रहा है। क्या, इसका मतलब आपका हार्ट काम कर रहा है। तो ईसीजी के द्वारा यानी हार्ट बीट, यानी किस प्रकार हार्ट के अंदर वाल्व है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसका पता लगाया जाता है। वो किससे लगाया जाता है, सिनेप्टिक बटन यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ईसीजी के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। क्या, ईसीजी के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। एक इसके लिए ट्रेड टेस्ट किया जाता है। कौन सा, ट्रेड टेस्ट किया जाता है। वैसे स्ट्रेस टेस्ट भी किया जाता है। तो ट्रेड टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, ईसीजी, और वैसे कार्डियोग्राफी भी की जाती है। तो इनके द्वारा इसका पता लगाया जाता है, हार्ट की जांच की जाती है कि वाल्व काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब कई बार आपने सुना होगा, जब आप बिल्कुल ऐसे हार्ट के पास हाथ लगाकर या फिर कान लगाकर सुनते हो तो उसमें आवाज आती है धक धक की, ऐसे लब डब जिसको बोलते हैं। क्या, लब डब बोलते हैं। वैसे स्टेथोस्कोपी द्वारा डॉक्टर जो सुनता है वो लब डब की आवाज सुनता है कि हार्ट के अंदर कपाट खुल रहे हैं या बंद हो रहे हैं। अगर वो कपाट की आवाज नहीं आ रही है, इसका मतलब आपका हार्ट काम नहीं कर रहा। क्या, इसका मतलब आपका हार्ट काम नहीं कर रहा। तो इस प्रकार यानी यहाँ पे दाहिने भाग के अंदर SA यानी एक पेस मेकर लगाया जाता है। पेस मेकर जिसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। क्या, बाईपास सर्जरी बोलते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक होती है, इससे इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिए जाते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉनिक शॉक दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, यानी ब्लड की सप्लाई है वो इस पेसमेकर के द्वारा यानी बाईपास हो जाती है। क्या, ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी के अंदर बाईपास हो जाती है, किसके द्वारा, पेसमेकर के द्वारा। तो पेसमेकर कहाँ लगाया जाता है, हृदय के दाहिने भाग में। क्या, हृदय के दाहिने भाग में पेसमेकर लगाया जाता है। इसको बाईपास सर्जरी बोलते हैं। और यह कब लगाया जाता है, जब जो वाल्व होते हैं, कपाट होते हैं, वो कार्य नहीं करते हैं, तब लगाया जाता है। यानी ब्लड आ गया और वापस नहीं गया, इसका मतलब क्या, यानी आपके जो वाल्व हैं, कपाट हैं, वो काम नहीं कर रहे। यानी जब यह ऐसे जोर से खुलता है तब किसकी आवाज आती है, लब डब की आवाज आती है। तो यानी ये कपाट होते हैं, तो 2 कपाट दाएं भाग में और 2 कपाट ही बाएं भाग के अंदर होते हैं। अगर मान लीजिए यह कपाट ब्लड को आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता, इसका मतलब आपका हार्ट है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। और इसी प्रकार यहाँ पे अगर मान लीजिए शुद्ध ब्लड है वो आ गया लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा यानी इस कपाट के अंदर नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब आपका वाल्व कपाट है वो काम नहीं कर रहा। इसलिए कौन सी सर्जरी की जाती है, हार्ट की बाईपास सर्जरी की जाती है, जिसपे क्या लगाया जाता है, पेसमेकर लगाया जाता है। और इसकी जांच किसके द्वारा, इको टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, ईसीजी द्वारा इसका क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है कि इसके कपाट है वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्या, इसके कपाट हैं वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब अपन देखते हैं, कई बार ऐसे बोला जाता है कि खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। तो यानी ब्लड जब शिरा व धमनी के द्वारा बहता है, इसका मतलब कौन सा तंत्र है, वो बंद तंत्र है। कौन सा, बंद परिसंचरण तंत्र है। अगर मान लीजिए ब्लड बॉडी के अंदर बजाय
वेन और धमनी के बह रहा है, इसका मतलब कौन सा तंत्र है? वो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र है। और जब दोनों मिक्स होते हैं, यानी धमनी और सिराओं के द्वारा भी ब्लड बह रहा है और वैसे बॉडी के अंदर खुला ब्लड बह रहा है, इसका मतलब जैसे मछली के अंदर होता है, मछली के पूंछ में क्या होता है? मछली की पूंछ के अंदर यानी किसी प्रकार की कोई धमनी व सिरा नहीं होती, और उस जो आंतरिक भाग है जहाँ पे जिनकी पंख होती है वहां पे क्या होती है? धमनी और सिरा होती है। तो मिश्रित परिसंचरण तंत्र का उदाहरण कौन है? मछली। और जैसे आपने गेंगा है, स्पीसीज है, कीट है, मकोड़े हैं, ये सारे के सारे कौन से तंत्र के अंदर आते हैं? खुला परिसंचरण रक्त तंत्र के अंदर आते हैं। और मानव बंद परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है, जिसके द्वारा धमनी व सिरा के द्वारा क्या होता है? पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होता है। तो धमनी शुद्ध ब्लड बॉडी के अंदर पहुंचाती है, और सिरा क्या करता है? सिरा यानी बॉडी के विभिन्न पार्टों से अशुद्ध रुधिर कहाँ भेजता है? हार्ट के अंदर भेजता है। और हार्ट से फिर यानी पहले कौन से भाग में? दाहिने भाग के अंदर, दाहिने आलिंद में, फिर दाहिने नीले के अंदर, और फिर कहाँ भेजता है? फेफड़ों के पास भेजता है। फेफड़ों से शुद्ध होकर वापिस पुल्मोनरी वेन के द्वारा फुसफुसिए सिरा के द्वारा ब्लड वापिस आता है लेफ्ट एट्रियम में, जिसको बोलते हैं बाएं आलिंद। और बाएं आलिंद से फिर बाएं नीले के अंदर, और फिर बॉडी के अंदर पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। तो यह था हार्ट से संबंधित हमारा चैप्टर, जिसके अंदर हमने धमनी व सिराओं के बारे में भी चर्चा की, और किस प्रकार बॉडी के अंदर ब्लड धमनी व सिरा के द्वारा बहता है, और किस प्रकार हमारा हार्ट कार्य करता है, उसकी हमने चर्चा की। तो नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।